अयोध्या में राम मंदिर सुरक्षा को लेकर फुल प्रूफ प्लानिंग की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर के सुरक्षा प्लान की तैयारी का जिम्मा CISF के हवाले कर दिया गया है। CISF की कंसल्टेंसी विंग इस पूरे प्लान को तैयार करेगी। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल जनवरी में मंदिर के उद्घाटन से पहले CISF अपना सुरक्षा का ताना बाना यहां पर तैयार कर लेगी। वहीं बीते दिनों रामलला की सुरक्षा समिति ने अयोध्या में रामनगरी की सुरक्षा को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया था। उस मास्टर प्लान को शासन को भेजा गया था, जिसके पहले चरण में मंजूरी मिल चुकी है। भगवान राम की नगरी की सुरक्षा जमीन से लेकर आसमान तक से होगी, यानी कि रामलला के साथ भगवान रामलला की नगरी की भी सुरक्षा हाईटेक होने जा रही है। इतना ही नहीं, तकनीकी का प्रयोग करते हुए अयोध्या की सुरक्षा को अभेद किले के रूप में बनाया जाएगा। देखिए, एक सिक्योरिटी प्लान हम लोगों ने प्रपोज किया था शासन को, उसका फर्स्ट फेज अप्रूव होकर आ गया है और उसमें UPRNN को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। तो उसमें एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, उसमें सर्विलांस के एस्पेक्ट्स हैं, उसमें कैसे हम लोग सुरक्षित रखेंगे पूरे परिसर को, कैसे हवा से कोई खतरा ना हो। दिल्ली के माउंट कैलाश इलाके में 2019 में हुए सीनियर सिटीजन डबल मर्डर के आरोपी को पुलिस ने 2.5 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मर्डर मामले में आरोपी जुबैर आलम और उसकी मां सबीना को शुरुआत में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद दोनों फरार हो गए। हम आपको सबसे पहले पूरी वारदात से रूबरू करा देते हैं। दरअसल माउंट कैलाश इलाके में बुजुर्ग दंपति की जनवरी 2019 में हत्या कर दी गई थी। घर से 12 लाख रुपए और जेवर भी गायब थे। पुलिस को जांच के दौरान दंपति की मालिश करने वाली महिला सबीना और उसके बेटे की भूमिका संदिग्ध मिली। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में माँ बेटे को जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद दोनों फरार हो गए। जमानत हासिल करने के बाद जुबैर अपने पिता के साथ मुंबई चला गया और वहां सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा और कपिल शर्मा शो जैसे धारावाहिकों से जुड़ी प्रोडक्शन टीमों के साथ क्रू मेंबर के रूप में काम किया। पुलिस को आखिरकार सफलता मिली और जुबैर को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया। खंडवा के पंधाना कस्बे में महिलाओं ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, पिटाई करते हुए महिलाएं युवक को थाने तक ले गईं। पिटाई कर रही महिलाओं में से एक युवक पर अपनी बेटी की सगाई तुड़वाने का आरोप लगा रही थी। हालांकि युवक का कहना है कि उसने किसी लड़की की सगाई नहीं तोड़वाई। पुलिस ने लड़के के खिलाफ गाली गलौज और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है, जबकि दूसरे पक्ष के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। नोएडा विकास प्राधिकरण में 200 करोड़ की धांधली सामने आई है, या यूं कहें कि अफसरों की मिलीभगत की वजह से प्राधिकरण के 200 करोड़ रुपए किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में जमा हो गए और जिस व्यक्ति के खाते में ये पैसा जमा हुआ था, उस व्यक्ति ने बैंक खाते से अब तक 3 करोड़ 80 लाख रुपए निकाल लिए हैं। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद से नोएडा प्राधिकरण में खलबली मची हुई है और आनन फानन में अधिकारियों ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। इस घटना के बाद से अधिकारियों के ऊपर कई प्रकार के सवाल खड़े होते हैं। क्या अधिकारियों की लापरवाही से ये हुआ है या फिर अधिकारियों और बैंक कर्मियों की मिलीभगत से ये फर्जीवाड़ा किया गया था, जिसकी जानकारी सामने आ गई है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति के खाते में ये रकम गलती से चली गई तो ये प्राधिकरण कर्मियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करती है। इसमें बैंक कर्मियों और साथ ही साथ अन्य कर्मियों की भी संलिप्तता की जांच हो रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। अभी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग की तैयारी को लेकर बुधवार को एक वीडियो जारी किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में बुधवार को चंद्रयान 3 की इनकैप्सुलेटेड असेंबली को LVM-3 के साथ जोड़ा गया। इसरो ने वीडियो ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। इसरो चंद्रयान 3 मिशन को 13 जुलाई को लॉन्च करेगा। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका,
रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। हाल ही में इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा था कि इस बार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। चंद्रयान 3 मिशन की एक खास बात है, अब तक दुनिया के जितने भी देशों ने चांद पर अपने यान भेजे हैं, उनकी लैंडिंग नॉर्थ पोल पर हुई है। चंद्रयान 3 पहला स्पेस मिशन होगा जो चांद के साउथ पोल पर उतरेगा। चंद्रयान 2 को भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंड कराया गया था। देर रात हजारों इजरायलियों ने तेल अवीव में प्रदर्शन किया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि तेल अवीव हाईवे को कैसे हजारों इजरायलियों की भीड़ ने जाम कर दिया है। वहीं तेल अवीव जिला कमांडर अमी अशेर ने दावा किया है कि सरकार के सदस्य चाहते थे कि सरकार विरोध प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादा बल का प्रयोग किया जाए। हालांकि तेल अवीव जिला कमांडर ने खास तौर पर दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर का नाम नहीं लिया, जिन्होंने पहले न्याय प्रणाली में सुधार के लिए सरकार की विवादास्पद बिल के खिलाफ अभूतपूर्व प्रदर्शनों में सड़कों और राजमार्गों को जाम करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। अशेद की घोषणा के तुरंत बाद हजारों प्रदर्शनकारियों ने इजरायली झंडे लेकर और लोकतंत्र के नारे लगाते हुए तेल अवीव में मार्च किया। कुछ लोगों ने मेन हाईवे को जाम कर दिया। इजरायली मीडिया का अनुमान है कि तेल अवीव में करीब 20,000 लोगों ने प्रदर्शन किया। अशेद को सूचित किया था कि उन्हें बल में एक नई भूमिका सौंपी जाएगी। इस कदम को पुलिस प्रमुख बनाए जाने की उनकी संभावनाओं को खत्म करने के तौर पर देखा जा रहा है। नीदरलैंड्स और जर्मनी के कुछ हिस्सों को भयंकर तूफान ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत की खबर है। कई घरों पर पेड़ गिर गए हैं। यही नहीं, यूरोप के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर सैकड़ों उड़ानों को रद्द या आगे बढ़ाना पड़ा है। रॉयल नीदरलैंड मौसम विज्ञान संस्थान ने 3 प्रांतों में हाई अलर्ट जारी किया है। तूफान पोली ने देश में भारी बारिश और शक्तिशाली हवाओं को भी प्रभावित किया है। एम्स्टर्डम के पश्चिम तट पर हवाओं की रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटे से थोड़ा ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। हालांकि जैसे ही तूफान उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा, वैसे ही कमजोर होता गया। दोपहर तक आते आते चेतावनी के स्तर को घटा दिया गया। डच मीडिया ने एम्स्टर्डम, द हेग और हार्लेम शहर में सड़कों पर उखड़े हुए पेड़ों और हवा से उड़ते मलबे की तस्वीरें दिखाई हैं। वहीं हार्लेम शहर में एक कार पर पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट शिफोल ने अपनी वेबसाइट पर बयान जारी कर कहा है कि जब भी सीमित हवाई यातायात संभव होगा, चालू कर दिया जाएगा। उत्तर पश्चिमी बुल्गारिया में इटली और बुल्गारिया के सैनिकों ने युद्धाभ्यास किया। बुल्गारिया के नोवो सेलो सैन्य मैदान में यह सैन्य अभ्यास नाटो की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें जमीन से लेकर आसमान तक दोनों देशों की सेनाओं ने अपने युद्ध कौशल को आजमाया। We need to reinforce our eastern flank, and we are just trying to cooperate whoever is right in the front line. So it is something, it is a must. It is something that moral we feel obliged to do that, and we are happy to do that, of course. ये युद्धाभ्यास इटली की सेना के नेतृत्व में हुआ। इसमें इटली और बुल्गारिया के अलावा ग्रीस, अल्बानिया, उत्तरी मैसेडोनिया और मोंटेनेग्रो के 1000 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। सेगमेंट है। दुनिया भर के कई देश इन दिनों कुदरत की मार झेल रहे हैं। कहीं पर मौसम के बदले मिजाज की वजह से लोग गर्मी से झुलस रहे हैं, तो कहीं पर लोग आसमान से बरसती आफत से परेशान हैं। ऐसा ही हाल चीन के कई शहरों का है, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और लोगों को बाढ़ की वजह से काफी परेशानी हो रही है। दक्षिण चीन के ज्यादातर शहरों में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से किनारों पर कटान हो रहा है। दक्षिण चीन के ज्यादातर शहरों में सड़कें दरिया बन गई हैं और लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। घर में पानी के साथ मलबा आ जाने की वजह से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। जिधर भी आपकी नजर जाएगी, हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आएगा। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। इसे देखकर लगता है कि मानो कोई नदी बह रही है। चीन में बाढ़ बारिश की वजह से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई सारे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी राय लॉ कमीशन को भेज दी है। इसमें AIMPLB के सभी सदस्यों ने UCC का विरोध किया है। AIMPLB के मुताबिक देश को UCC की कोई जरूरत नहीं है।
बोर्ड की ओर से आपत्तियों पर आधारित ड्राफ्ट लॉ कमीशन को भेज दिया गया है। इसमें यूसीसी के विरोध में दलील दी गई है। हर मुसलमान के लिए कुरान और हदीस पर अमल करना लाजमी और ज़रूरी है, लिहाजा कोई भी मुसलमान इस बात को पसंद नहीं करता कि हमें अपनी शरीयत पर अमल करने से रोका जाए। गौरतलब है कि लॉ कमीशन ने 14 जून को नोटिस जारी करके यूसीसी पर सभी पक्षों के विचार और सुझाव मांगे थे, जिस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी राय भेज दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि इतने अहम मुद्दे पर नोटिस में कही गई बातें अस्पष्ट और बेहद सामान्य हैं। इतने बड़े मसले यूसीसी पर सुझावों की शर्तें भी गायब हैं। AIMPLB के मुताबिक ऐसा लगता है इतना बड़ा मुद्दा केवल जनमत संग्रह कराने के लिए सार्वजनिक डोमेन में जारी किया गया है।